बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पूरे देश में सरकारी स्कूलों से बच्चे दूरी बनाते जा रहे हैं। बच्चे सरकारी स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे। सरकार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल ले जाना चाह रही है और इसके लिए उन्हें मुफ्त में खाना, स्कूल ड्रेस, साइकिल और किताब तक दी जाती हैं। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल पहुंचता है और उन्हें ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है जैसे राजस्थान के झालावाड़ में हुआ, सरकारी स्कूल की छत गिर गई क्योंकि बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी। 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 28 मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं। 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इन 7 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या बिल्डिंग की जर्जर हालत प्रशासन ने नहीं देखी थी? क्या स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत नहीं की थी? अब जब देश ने 7 होनहारों को खो दिया, ऐसे में आज हम आपको देश भर के स्कूल के जर्जर हो चुके स्कूलों की ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे ताकि सरकार और प्रशासन नींद से जाग सके, ताकि ऐसी दर्दनाक घटना उसकी पुनरावृत्ति ना हो जैसे राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था। झालावाड़ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि एक साथ 7 मासूमों की चिताएं जली। ये जलती चिताएं, ये चिताओं से उठता धुआं उस सिस्टम का बहुत बड़ा तमाचा है जिसकी लापरवाही से 7 स्कूली बच्चों को मौत की आगोश में ढकेल दिया। झालावाड़ के पिपलौद गांव के जो बच्चे कल तक खुशी खुशी स्कूल जाते थे, अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखते थे, वो आज अपने साथियों की अर्थी देखकर मायूस है। जिन माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आंखों से बहते एक एक अश्क यही सवाल कर रहे हैं, स्कूल की छत कैसे गिरी? जब छत जर्जर थी तो वहां बच्चों को क्यों बैठाया गया? गिरती छत को देख रहे मासूमों की बात को क्यों अनसुना किया गया? इमारत बनाने में लापरवाही क्यों बरती गई? इमारत के रखरखाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? परिवार स्कूल प्रशासन और सरकार से मासूमों की मौत का जवाब मांग रहा है, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिल रही हैं। सात बच्चों की मौत के बाद गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। आक्रोशित गांव वालों ने तोड़फोड़ की है, पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। लोगों का यह गुस्सा उस सिस्टम पर है जिसकी लापरवाही की वजह से मासूमों की जान चली गई। गांव वाले सवाल कर रहे हैं कि जब स्कूल की जर्जर इमारत के बारे में प्रशासन को पहले ही बता दिया गया था तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब जर्जर छत से कंकड़ गिर रहे थे तो बच्चों को उसके नीचे क्यों बैठाया गया? क्या स्कूल की बिल्डिंग का मेंटेनेंस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजकर कोई गलती की? बता दिया था सर प्रशासन को भी, पर लेकिन वो मीना मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीना मैडम ने उनकी गलती है। उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डरने के बाद फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली। वो तो बाहर ही रही मैडम को। प्रशासन को पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि गरीब ये पहाड़ों में रहने वाले भील समाज है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। झालावाड़ के पिपलौद गांव के जिस सरकारी हाई प्राइमरी स्कूल की छत गिरी वो करीब 50 साल पुराना है। इमारत की हालत बेहद खस्ता है। सब जानते थे कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके न तो स्कूल प्रशासन ने न ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया और आखिरकार 25 जुलाई की सुबह वही हुआ जिसका डर था। 25 जुलाई को झालावाड़ के इस इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही थी, फिर भी बच्चे स्कूल पहुंचे। बारिश के कारण असेंबली बाहर नहीं हो सकती थी, इसलिए बच्चों को एक क्लास में बैठाया गया। इसी दौरान करीब 7:30 बजे छत से कुछ कंकड़ गिरे, फिर ईंट गिरी। कुछ बच्चों ने जाकर स्कूल के टीचर्स को बताया कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर के बाद पूरी की पूरी छत ढह गई। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे।
तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोए खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। छत गिरने से 35 बच्चे दब गए थे, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। 28 बच्चे घायल हैं। घायलों में 9 बच्चों की हालत गंभीर है। पिछले साल इन दिनों में जितनी बारिश थी उससे डबल बारिश हो चुकी है, और उस हैवी रेनफॉल की वजह से जो एक बिल्डिंग थी जिसका पट्टियों की छत थी, आरसीसी की छत नहीं थी, और उसका जो वेट बियरिंग वॉल होती है उसका सपोर्ट सिस्टम पीछे से जो मिट्टी थी वो ढह गई थी, उसकी वजह से वो वॉल गिर गई, और वॉल गिरने से ये स्ट्रक्चर गिर गया। उसमें उस वक्त जो है असेंबली का टाइम था, अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स अंदर थे। ये स्कूल जो है सर्वे होता है हमेशा प्री मानसून। 80 स्कूल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो जर्जर हैं, जिनको रिपेयर की ज़रूरत है। बट दिस बिल्डिंग समहाउ वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज जर्जर, एंड जांच बताएगी कि जर्जर था या नहीं। हम हर साल जून जुलाई में सभी को निर्देशित करते हैं। निर्देशित करके जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी सूची संबंधित विभागों से मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में उन भवनों को कंडम डिक्लेयर करा करके डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाती है। इस साल भी ऐसे निर्देश सभी विभागों को थे। कई विभागों से हमें कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली, उन सभी को हमने बंद किया। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट लेकर के उनको डेमोलिश भी किया, और 6 या 7 हमारे ऐसे स्कूल थे जहां पे बच्चों को हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, स्कूल को बंद करवाया। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्कूल से ऐसी कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी। अगर संस्था प्रधान द्वारा या इनके अधिकारियों द्वारा होती तो हम भी इस स्कूल को बंद करवाते। प्रशासन इस मामले को दबाने में जुटा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि इसकी हालत पहले से खराब थी। बार बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल के हेडमास्टर समेत 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मारे गए बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मृतक बच्चों के परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने का वादा भी किया गया। दुखद घटना है, और सब लोगों से, उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है, और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे, और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है। झालावाड़ वसुंधरा राजे सिंधिया का इलाका है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद है। ऐसे में इस हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, 7 मासूमों की मौत का जवाब मांग रहा है। मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए और 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 अभी बहुत इंजर्ड हैं, तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है। झालावाड़ में सरकार और सिस्टम दोनों को स्कूल की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की जानकारी थी, फिर शिक्षा विभाग सोती रही
और जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान और देश में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो जानलेवा हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया रिपोर्ट। छत से टपकता पानी, हर तरफ काई जमी, कमरे का दरवाजा टूटा, छत ऐसी कि अब गिरी तब गिरी। झालावाड़ टू पटना, देश में ऐसे कितने जर्जर सरकारी स्कूल हैं? स्कूलों की इमारतों की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? बच्चों की जान से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? झालावाड़ में सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। मैं इस वक्त झालावाड़ के सुनेल के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं। कल जो घटनाक्रम हुआ यानी मनोहर थाना में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप देखिए प्रशासन ने अब जाकर यहाँ पर लिखा है यह भवन क्षतिग्रस्त है, इसमें प्रवेश निषेध है। इससे पहले प्रशासन नहीं जागा था, इससे पहले प्रशासन को नहीं पता था कि ये भवन क्षतिग्रस्त है। इस तरीके के तार लगा दिए गए हैं यहाँ पर ताकि यहाँ पर स्टूडेंट ना आए, लेकिन इससे पहले लगातार यहाँ पर कक्षाएं चल रही थी। अब जब आप इस सरकारी स्कूल के अंदर भवन के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले इस पट्टियों को देखिए, छत की किस तरीके की हालत हो रखी है, कभी भी ये गिर सकती है। ये आपको जो लिंटर दिखाई दे रहा होगा, जंग लगी, जो सलाखें दिखाई दे रही हैं लोहे की, उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसकी हालत क्या है। लेकिन ये तस्वीर महज शुरुआती है। आप जब कक्षा के अंदर जाएंगे तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिरकार इस भवन की दुर्गति किस तरीके की हो रखी है, बच्चे किस तरीके के कमरों में पढ़ते हैं। अब आप इस कमरे की हालत देखिए, ये देखिए, ये पूरा भवन सीलन और किस तरीके की हालत है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर यह कक्षा चल रही थी, लेकिन अब चूंकि मनोहर थाना में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जाके प्रशासन ने सुध ली है और यहाँ पर पोस्टर चिपका दिया कि यहाँ पर कक्षा ना लगे। लेकिन कक्षा किस तरीके की चलती है, कक्षा की हालत क्या है, स्कूल की हालत क्या है, आप देखिए ये ब्लैक बोर्ड इसमें लगा हुआ है, छत टपक रही है, सीलन हो चुकी है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। झालावाड़ का सरकारी स्कूल है। बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे यहीं से चुनकर विधायक बनती हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र सांसद सबसे वरिष्ठ हैं, राजस्थान के 5 बार के सांसद हैं। मनोहर थाना में बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई और अब अभी भी प्रशासन जागा नहीं है। तमाम ऐसे स्कूल हैं जो कल से पहले, घटना से पहले लगातार चल रहे थे। ये तो मनोहर थाना में घटनाक्रम हुआ है, तब जाकर प्रशासन जागा है, लेकिन अभी भी अगर आप कमोबेश तमाम जगहों पर जांचेंगे तो स्कूल की हालत बद से बदतर मिलेगी और कक्षाएं अभी भी चल रही हैं। झालावाड़ के पिपलौद गांव में सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने 7 बच्चों की जान ली है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। झालावाड़ में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिनमें बच्चे जान हथेली पर लेकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, झालावाड़ में जिस जगह कल हादसा हुआ, ये उसी से कुछ दूर बना एक और सरकारी स्कूल है। हालत ऐसी है कि बच्चे जितनी देर स्कूल में रहते हैं, परिवार के दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। न जाने कब क्या हादसा हो जाए। बच्चे 5वीं स्कूल है, पूरी स्कूल बिल्डिंग खत्म होगी। कल से ये अब कल 5 बच्चे 7 बजे हमारा बच्चा मर सकता है इसमें, ऐसी हालात है। इसमें पड़ता है, पानी गिर रहा है। तो सर आज 2 दिन से मर गए, तो कल से छुट्टी है। हम तो हमने छुट्टी, गांव वाला ने सबने कह दिया अपन इसको बच्चे नहीं भेजेंगे हम। कुछ ऐसा ही हाल झालावाड़ के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का है। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, बिल्डिंग में हर तरफ काई लगी है, छत टपक रही है, यानी ये बिल्डिंग भी कभी भी धराशायी हो सकती है। झालावाड़ के मनोहरपुर थाना में स्कूल की दीवार गिर गई और उसके बाद 7 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ मनोहरपुर थाना की तस्वीर नहीं है। अगर झालावाड़ के तमाम स्कूलों को आप देखेंगे तो जर्जर स्थिति में। आप देखिए सरकारी स्कूल है जिसका नाम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मोतीलाल नेहरू झालावाड़। बहुत सालों से है, स्कूल बंद करके तय समय से पहले ही चले गए हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की आप हालत देखिए। वसुंधरा राजे जो कि यहाँ से 7वीं बार विधायक हैं, दुष्यंत सिंह जो उनके पुत्र हैं, 5 बार से ज़्यादा के सबसे सीनियर सांसद है, लेकिन झालावाड़ की स्कूलों की हालत बद से बदतर। छत टपक रही है, अंदर आप हालात देख रहे होंगे स्कूल की बिल्डिंग किस तरीके से है। बाहर से अगर आप स्कूल की बिल्डिंग का एक नज़ारा देखें तो आपको दिख ही जाएगा कि ये भी बिल्डिंग कभी भी किसी वक्त धराशायी हो सकती है। काई जमी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, पानी टपक रहा है। झालावाड़ के स्कूलों की हालात बद से बदतर हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए काई वगैरह जमी, ऐसा लग रहा है कि ये पहले ही छज्जे गिर गए थे। मैंने खुद मेरे हाथ से छज्जे गिराए, ये पूरा डैमेज हो रहा सर। ये पूरा
पानी वानी सब टपक रहा है इसका तो। पानी टपक रहा है जी सर। हाँ, पूरे में पानी टपक रहा है। बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। यह हाल सिर्फ राजस्थान के झालावाड़ के स्कूलों का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर माल इलाके का मसीदा हमीर प्राइमरी स्कूल है। इंडिया टीवी की रिपोर्टर स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। इस स्कूल की हालत भी बेहद जर्जर है। बारिश होती है तो क्लासरूम की छत से पानी टपकता रहता है। छत से प्लास्टर छूट रहे हैं। कई जगह तो अंदर ईंट और सरिया दिखाई दे रही है। माल इलाके का ये मसीदा हमीर का प्राइमरी स्कूल है। काफ़ी बड़ा स्कूल है। करीब 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की कुछ जो क्लासरूम्स हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो जर्जर हालत में है। जैसे ये क्लास है और इसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही है। जगह जगह पीपल के पेड़ उगे हुए हैं। बिल्डिंग भी खस्ता हाल दिख रही है और उसी में बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है जगह जगह। और इस क्लासरूम में अगर हम आएंगे तो छत आपको दिखाएं तो छत पे ये पूरा प्लास्टर उखड़ा है। इसमें पानी भी गिरता है। दीवारें भी ख़राब हैं और इसी में बच्चों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि और स्कूल में जगह नहीं है जहां जाकर बच्चे पढ़ाई कर ले। प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम की छतें इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये मैम करीब 4-5 साल से है। 4-5 साल से 4-5 साल से ऐसे है। अच्छा। 4-5 साल से ऐसे। क्या दिक्कत आती है इसमें? मैम इसमें बारिश के टाइम पे पूरा पानी गिरता है। इसकी रॉड वगैरह भी सड़ गई हैं अंदर से। जो लोहे की सरिया पड़ती है वो सब भी सड़ी हुई है। अच्छा। जी, अभी ये जो ब्लैक आ रहा है ये सब वही उसी का जंग लगा हुआ है, वही आ रहा है ये पानी। जो सरिये का जंग आ गया है। ये जो ब्लैक कलर का शेड दिखाई दे रहा है ये वही है, वो सरिया का ही गंदा पानी है। काफी ज्यादा क्रैक भी है छत पे। यहाँ पे ये बला आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीम पड़ी हुई है ये भी झुकी हुई है। ये दीवार भी झुकी हुई है। आप ध्यान से देखिए, दीवार भी झुकी हुई है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी हैं, पढ़ा रहे हैं, आप भी हैं, सफाई करने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी। तो कितना खतरा तो है ही है, लेकिन क्या करें अभी ऊपर से हम क्या बताएं। तो तुम छत देख रहे हो ना, जगह जगह टूटी हुई है। प्लास्टर सीलन है, पानी बरसता है तो बता रहे गुरुजी की पानी बाहर निकालना पड़ता है, तसला रखना पड़ता है। बताओ तुम क्या होता है जब पानी बरसता है? पानी बरसता है यहाँ पे तसला धरा जाता है। तसला रखते हो। तो इस क्लासरूम में ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बुरी हालत है। जब पानी बरसता है तो जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि पानी यहाँ से गिरता है। क्लासरूम में एक वाइपर भी रखा हुआ है, क्योंकि पानी भर जाता है। एक तसला लगाया जाता है, जहाँ जहाँ पानी गिरता है वहाँ तसला लगाते हैं। उसके बाद भी फर्श पे पानी आ जाता है, उसको इस वाइपर से निकालते हैं और तब क्लास की पढ़ाई शुरू होती है। तो सामने भी एक क्लासरूम है जहाँ आंगनबाड़ी चलती है, वहाँ भी हालत ख़राब है। और लेकिन स्कूल में अब सरकार ये कहती है कि कोशिश कर रही है कि स्कूल्स की हालत ठीक हो जाए। मिशन कायाकल्प शुरू हुआ है, जिसमें स्कूल्स को बेहतर बनाया जा रहा है। जो जर्जर क्लासरूम्स हैं उनको गिरा के या उनको रिपेयर किया जा रहा है कि बच्चे अच्छी हालत में पढ़ें। लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में हमें इस तरह के स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं जो खतरनाक हैं। हमारे रियलिटी चेक में कुछ ऐसी रिपोर्ट पटना के स्कूलों की भी है। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जर्जर इमारतों में जान पर खेलकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम इस वक्त पटना के डाक बंगला चौराहे के पास हैं। ये इलाका काफ़ी कमर्शियल इलाका है, लेकिन यहीं पर एक ऐसा स्कूल है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय। ये बोरिंग रोड लिखा हुआ है क्योंकि ये बोरिंग रोड में स्कूल हुआ करता था और उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर आप देखिए एक कमरा पूरी तरह से टूट गया है, इसकी छत गिर गई है। वजह यह है कि बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी है, आसपास काफ़ी घने पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं और एक बड़ा पेड़ जो है कुछ महीने पहले ही गिर गया। गनीमत थी कि सुबह 5 बजे ये पेड़ गिरा। सुबह 6 बजे से क्लास चल रहा था। यदि 1 घंटे के बाद ये पेड़ गिरता तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी राजस्थान जैसी घटना हो सकती थी। और यहाँ पर दूसरे कमरों की स्थिति भी आप देखें तो आसपास आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कितना पुराना पेड़ है। ये
स्कूल के शिक्षक हों या बच्चे हों काफ़ी डरे रहते हैं कि पेड़ कहीं गिर न जाए। यहाँ देखिए ऊपर के हिस्से में पेड़ का एक हिस्सा अभी भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर की जो छत है वो भी करकट की है, एस्बेस्टस है। तो ऐसे में पानी टपकता भी रहता है और 1997 का बना हुआ ये स्कूल है, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और इसलिए काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और ऐसे हालात में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर है उनके मन में काफ़ी डर होता है। पेरेंट्स भी काफ़ी डरते हैं कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो। जो हाल पटना के डाक बंगला गर्ल्स हाई स्कूल का है, वही हाल पटना के भंवर पोखर इलाके में चल रहे हिंदी बालक मध्य विद्यालय का है। स्कूल के हालात इतने खस्ता हैं कि यहाँ एक बाथरूम और एक कमरे की छत गिर चुकी है। पटना के भंवर पोखर इलाके में एक मिडिल स्कूल में हम पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। 1952 का ये स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल। और यहाँ बाथरूम का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर छत हुआ करती थी लेकिन छत गिर गई और अब यहाँ पर ऊपर एक शेड दे दिया गया है करकट का। ठीक बगल के हिस्से में आप देखिए, ये जो आपको खाली हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ एक क्लासरूम हुआ करता था लेकिन पूरी छत ही गिर गई, पूरी छत गिर गई। और उसके बाद फिलहाल यहाँ का हिस्सा अभी खाली है, बगल का 2 कमरा बचा हुआ है। अब ये 2 कमरे हैं, ये भी चूँकि काफ़ी पुराना हो चुका है, बारिश के दिन में छत टपकती भी है। अब जाहिर है बहुत पुराना है, तो ऐसे में स्कूल के जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, वो भी काफ़ी डरे रहते हैं। और सिर्फ 2 कमरे अब यहाँ पर बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर कोई यहाँ पर डरा सहमा रहता है। बच्चों के अभिभावक भी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले ऐसा हो चुका है। और जब इतनी पुरानी बिल्डिंग हो 1952 की, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में बच्चों को काफ़ी डर लगता है। पटना के एक और स्कूल की तस्वीर देखिए। ये बाकरगंज इलाके में है। हिंदी मध्य विद्यालय और उर्दू मध्य विद्यालय एक ही इमारत में चलता है। स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब बात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की करेंगे, जिनका लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है। इसे लेकर अनिरुद्धाचार्य ट्रोल हो रहे हैं, उनके धर्म ज्ञान पर सवाल उठाया जा रहा है। ये वही अनिरुद्धाचार्य हैं जिनका अखिलेश यादव के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था। उस बयान और वीडियो ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ा तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उसे वीडियो को AI जनरेटेड बता दिया है। लड़कियों की शादी उम्र को लेकर उनके वीडियो में क्या कहा गया है, अनिरुद्धाचार्य के इस वीडियो की सच्चाई क्या है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पहला नाम क्या था, उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ। कथावाचक का सत्संग, बिगड़े बोल पर मचा हड़कंप। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 शादी की उम्र पर ज्ञान, विवादित बयान क्यों बार बार? आजकल देखिए AI का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को AI के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। 10 दिन 2 वीडियो वायरल, धर्म की पिच पर कौन सा दंगल? चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था, उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ। पहला नाम क्या था? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर विवादों में है। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया गया ज्ञान उन्हें महंगा पड़ गया है। बयान जिस पर विवाद हुआ है उसके मुताबिक अनिरुद्धाचार्य ने शादी की एज को डिस्क्राइब किया, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स बताए, फिर कैरेक्टर का पाठ पढ़ाया। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के मुताबिक 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी
14 वर्ष की उम्र में ही कर देनी चाहिए, जिससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। वीडियो को AI जनरेटेड बताया, अपने बयान का कुछ क्लिप भी इंसर्ट किया और पूरे मामले पर सफाई दी। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। त्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आजकल देखिए AI का तो जमाना है ही है, आप मेरी कोई भी बात को AI के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ, पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला, खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लगा। बाबा अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। मथुरा में अनिरुद्ध आचार्य महाराज के खिलाफ महिला वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। पुतला फूंका गया, केस दर्ज कर एक्शन की मांग की गई कि उनको टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। उनको क्या अधिकार है बताने का कि 14 साल की लड़कियों की शादी होनी चाहिए या 25 साल की होनी चाहिए। विरोध उस बात का है, शायद मैं उस चीज को ना बोल पाऊं जो वीडियो में उन्होंने बोला है कि 14 साल की लड़कियों इस तरीके से आती हैं, 25 साल की इस तरीके से आती हैं, वो मैं
सॉरी मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहती। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए कि आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए जब तक कि वो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस करती, आप समझिए। तो इसको रावण का सा अहंकार हो गया है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। और ये सनातन धर्म की बात करते हैं तो ऐसे लोगों पर सनातन धर्म के द्वारा, हमारे संत भगवान के द्वारा और भागवत आचार्यों के द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान को डबल मार पड़ी है, कैसे और क्यों, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था, जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 7 मई की तारीख पाकिस्तान भूला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पाकिस्तान को याद है। और आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन भारत ने आतंकिस्तान को फिर बड़ी वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान को फिर मोदी का संकल्प याद दिला दिया है। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। इंडियन आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को एलओसी से फिर हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल बता दिया है। संकल्प, संदेश और उत्तर का त्रिशूल कैसे दुश्मन को घुटनों पर लाता है, भारत ने आज आतंक के आकाओं को बता दिया है कि इस वक्त सेना का जोश कितना हाई है और मोदी की अगुवाई में देश की हुकूमत का अंदाज कैसा है। दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी का मैसेज क्या होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। आर्मी चीफ ने बता दिया है कि अगर तिरंगे के खिलाफ किसी ने भी नापाक साजिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई होगी। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पस्त नजर आ रहा है।
और आज कारगिल दिवस पर उसे साल 1999 में मिली करारी हार की टीस सता रही होगी। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की मार याद दिलाकर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले देश को डबल सदमा दे दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। योगी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान चाहे मदद के लिए सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा ले, लेकिन हिंदुस्तान अपने दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाला भारत, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था, उन्होंने 22 ऐसे जवानों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वाकई पाकिस्तान का जो गिड़गिड़ाना ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से चालू हुआ था वो अभी तक जारी है। पहले वो अमेरिका चीन के सामने युद्ध रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया, IMF से पैसे की भीख मांगी और अब UN में पाकिस्तान भारत के साथ सारे मुद्दे सुलझाने और रिश्ते सुधारने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने UN में जाकर रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए? जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं, ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद करे और भारत से आतंकवाद को लेकर किसी रहम की उम्मीद ना की जाए। आज कारगिल विजय दिवस पर भी पाकिस्तान को यही मैसेज दिया गया है कि चाहे कोई भी युद्ध उठाकर देख लो या फिर टारगेटेड ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन का हर्ष एक जैसा ही होगा, क्योंकि वक्त के हिसाब से हिंद के सूरमाओं का अटैक का तरीका बदलता है, लेकिन निशाना हमेशा अचूक होता है।